नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नकल पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग तक कराने की तैयारी है। परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। 10वीं 12वीं के परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग की व्यवस्था होगी। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर्स लगाए गए थे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में हो रही हैं। आंसर शीट्स का जो इवैल्यूएशन है वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है और नकल को रोकने के लिए इस बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण किया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के केंद्रों की लिस्ट 10 दिसंबर को जारी होगी और इस बार बड़ी व्यवस्था नकल रोकने के लिए की जा रही है। सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर डिटेक्टर्स पहले से ही सेंटर पर लगाए जाते रहे, लेकिन इस बार फेस रीडिंग तक की तैयारी है। जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी फेस रीडिंग कराई जाएगी। यूपी बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस सेशन के जो बोर्ड एग्जाम्स यानी कि 2024 में होने हैं 10th और 12th के, उसके लिए प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। फेस रीडिंग तक कराने की तैयारी है स्टूडेंट्स की। तो यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पर फेस रीडिंग की व्यवस्था होगी। किसी भी तरह से नकल ना होने पाए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे पहले सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डिंग डिटेक्टर्स तक लगाए जाते रहे हैं। सर्वेश दुबे से अपडेट लेते हैं। सर्वेश, बताइए फेस रीडिंग किस तरह होगी और ये नई व्यवस्था इस बार चीटिंग रोकने के लिए की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार 2017 में आई, उसके बाद लगातार यूपी बोर्ड जो की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है, उसमें नकल रोकने को लेकर कई कदम उठाए गए। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए और परीक्षा केंद्रों की संख्या कम की गई। इसके साथ ही साथ नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर भी सख्ती बरती गई। ऐसे परीक्षा केंद्रों को डिबार किया गया जहां पर मास कॉपिंग होती थी, यानी कि नकल होती थी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2024 की जो परीक्षा है, उसमें तकनीक का सहारा लेते हुए परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग लगाए जाने की तैयारी की जा रही। विशेष सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि फेस रीडिंग के लिए इसमें व्यवस्था की जाएगी। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा कही जाती है, खासतौर पर नकल पर धकेल के लिए, और इस व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं और कॉपियों का मूल्यांकन भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यूपी बोर्ड करा रहा है। और इसी तरह से अब ये नई व्यवस्था करनी की जा रही है कि फेस रीडिंग होगी, ताकि कोई डुप्लीकेट अभ्यर्थी या परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बार से एक नई व्यवस्था लागू की गई है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। 10 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी। कुछ परीक्षा केंद्र घटाए गए हैं और ऐसे परीक्षा केंद्र ही बनाए गए हैं कि जिन पर तमाम सुविधाएं हों। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बड़ा अपडेट, फेस रीडिंग कराने की तैयारी है इस बार सेंटर्स पर। परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग होगी, किसी भी तरह नकल नहीं हो सकेगी। जो कॉपीज चेक होती हैं वो पहले से ही सीसीटीवी निगरानी में होती हैं और इस बार स्टूडेंट्स की भी फेस रीडिंग की तैयारी है। और यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय प्रभारियों में फेरबदल किया गया है। आज बीजेपी इसकी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारियों की सूची पर मुहर लगी है। बीजेपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के प्रभारी बदले जाएंगे। बीजेपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द ये लिस्ट पब्लिक डोमेन में सामने आ जाएगी। तो यूपी बीजेपी में संगठन लेवल पर कई परिवर्तन किए गए हैं, कई पदाधिकारी बदले गए हैं, कई नए जिला प्रभारी उनकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनके नाम क्या है, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी, उसकी लिस्ट बीजेपी आज जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस पर फैसला ले लिया गया है, लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी ये सूची जारी कर दी जाएगी और पता चलेगा कि 2024 के लिहाज से संगठन स्तर पर बीजेपी ने किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी, बीजेपी ने फेरबदल किया है। कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है, कुछ की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। आखिर वो नाम कौन से हैं, इस पर से जल्द पर्दा हट जाएगा।
यूपी में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है और उसके मद्देनजर माननीयों के परफॉर्मेंस की गोपनीय रिपोर्ट भी बनाई जा रही है। पार्टी माननीयों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। हर साल में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों पर नजर रख रही है। सभी सीटों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के कामकाज का फीडबैक जुटाया जा रहा है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान को धार दी जा सके। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। राजभर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अब पतन की ओर है। ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया और उनके बहाने से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी घेरा और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संतुलन खो बैठे हैं और वो अखिलेश यादव के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म, उनसे जुड़े हुए आराध्यों, देवी देवताओं को लेकर अनलगर बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने देवी लक्ष्मी के लिए भी दीपावली के मौके पर ऐसा बयान दिया था, जिसकी हर तरफ आलोचना हुई। और अब ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। संभल में ओपी राजभर ने बयान दिया और ओपी राजभर को लेकर भी समाजवादी पार्टी चुटकी लेती रहती है और अक्सर कहती रहती है कि ओपी राजभर बताएं कि वो मंत्री पद की शपथ कब ले रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, वो लगातार पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को घेरते रहते हैं। मंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर अपने 2 मुंह वाले बयान पर अब घिरते जा रहे हैं। जब एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ओपी राजभर को गोहटा कह दिया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि चाचा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई कि चाचा गोहटा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने कहा था कि सभी नेता 2 मुंहा सांप होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूं। और यह भी कहा था कि INDIA गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में है, कब कौन पलट जाए पता नहीं। बता दूं कि जो हमारे पियर का चाचा हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो 2 मुंहा सांप है। मगर आपको बताना चाहूँगा, जो सांपों में सबसे सीधा सांप 2 मुंहा सांप कहलाता है। उसके 2 मुंह जरूर होते, मगर उससे सीधा सांप कोई नहीं होता। चाचा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। चाचा गोहटा हैं। गोहटे का काम क्या होता है? काटता है, काटने के बाद पेशाब करके लौट जाता है, तो अगला आदमी मर जाता है। तो चाचा ये हैं। प्रयागराज के एक और माफिया पर गैंगस्टर अतीक के गुर्गे पप्पू गंजिया पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। साथ ही अजमल पर गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज हुआ है। यूपी एसटीएफ ने पप्पू को अजमेर से अरेस्ट किया था। अभी पप्पू गंजिया नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो बड़ा अपडेट, अतीक के एक और गुर्गे पप्पू गंजिया पर कार्रवाई हुई है, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इसके अलावा साथ ही अजमल पर भी गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया है। पप्पू को अजमेर से अरेस्ट किया गया था। पप्पू गंजिया फिलहाल नैनी जेल में बंद है, उस पर अब गैंगस्टर की भी धारा लगी है। प्रयागराज के एक और माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, जो कि अतीक का गुर्गा है। इसके अलावा साथ ही अजमल पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पप्पू गंजिया नैनी जेल में बंद है। उधर यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। आज से हलाल सर्टिफिकेशन की जांच का अभियान शुरू हुआ है। खाद्य एवं औषधि विभाग गुणवत्ता के साथ ही
हलाल प्रमाणन की जांच की जाएगी। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में नामजद संस्थाओं को पुलिस नोटिस जारी करेगी। हजरतगंज पुलिस ने संस्थाओं की जांच शुरू की है और जल्द कंपनियों को उससे संबंधित नोटिस भी भेजा जाएगा। तो हलाल के अवैध सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई बात जो उत्तर प्रदेश के अंदर उठी है, अब उस पर कार्रवाई तेज हो गई है। हलाल प्रमाणन कंपनियों की जांच शुरू हो चुकी है और आज से इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज से हलाल सर्टिफिकेशन की जांच का अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। खाद्य और औषधि विभाग इसकी जांच कर रहा है। जो नामजद कंपनियां हैं जिन पर एफआईआर हुई है उनको नोटिस जारी किया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ अब यूपी के अंदर कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार अवैध हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ ये ड्राइव चला रही है और इसको उत्तर प्रदेश में बंद किया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। खबर अयोध्या से, जहां भगवान श्री राम की नगरी में आज आस्था के पथ पर लाखों कदम उठेंगे। देर रात लाखों की संख्या में राम भक्त अक्षय नवमी की पुण्यतिथि पर भगवान राम की नगरी की 14 कोसी परिक्रमा करेंगे। भक्त 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर नंगे पैर भगवान राम के नाम के संकीर्तन के साथ चलेंगे। आपको बता दें कि राम नगरी में पारंपरिक 14 कोस और पंच कोसी की परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में आसपास के जिलों समेत पूरे देश से राम भक्त पहुंचते हैं। 21 नवंबर की रात 11:15 पर परिक्रमा समाप्त होगी। परिक्रमा मार्ग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ये सभी महत्वपूर्ण पर्व बारी बारी से हमारे सामने उपस्थित हैं। उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सभी ने सुनिश्चित की हैं। सभी पुलिस प्रशासन के लोग तो इसमें हैं ही, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, यहाँ के संत महात्मा हैं, सभी से संवाद हम लोगों ने स्थापित किया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी अधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। जहाँ जहाँ पे सुरक्षा के हित में बैरिकेटिंग करनी है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस करने हैं, वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पर आईपी कैमरे और अन्य तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिनके माध्यम से न सिर्फ निगरानी होगी बल्कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जगह जगह पे एडवाइजरीज भी मिलती रहेंगी। भगवान राम की नगरी में आज 14 कोस की परिक्रमा का शुभारंभ होगा। देर रात लगभग 2:09 पर आस्था के पथ पर लाखों कदम उठेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अक्षय नवमी के पावन अवसर पर रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा करेंगे, जिसको लेकर परिक्रमा मार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ परिक्रमा मार्ग पर जहाँ जहाँ भी टूट फूट है उसको सही किया गया है। इसके अलावा जो नंगे पैर पर श्रद्धालु चलेंगे उनकी सुविधा के लिए जगह जगह बालू का छिड़काव किया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया गया है। प्रकाश की और प्रसाधन की समुचित व्यवस्था। इसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पूरे परिक्रमा मार्ग को सीसीटीवी से लैस किया गया है। आज देर रात 2:09 पर अक्षय नवमी लगते ही परिक्रमा शुरू होगी और कल यानी कि 21 नवंबर की रात 11:38 पर इसका शुभारंभ होगा। इस दरमियान लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। और गोरखपुर में रोक के बावजूद भी खेतों में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा। खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाने के बावजूद जगह जगह धड़ल्ले से पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें, पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। धान की कटाई के बाद किसान रबी की फसल की बुआई में जुट गए हैं, लिहाजा खेतों में धान के छोड़े गए अवशेषों को अब किसान जला रहे हैं। पराली जलाने से सबसे पहले जो हमारे खेत में डंठल पत्तियां जो गिरती हैं, जो फसल अवशेष के होते हैं, उसके पोषक तत्व जल करके नष्ट हो जाते हैं। पहला नुकसान ये हो जाता है।